तो ये क्या कहलाता है बेटा? सबसे पहले बताओ हमने क्या सीखा? डिस्टेंस। डिस्टेंस सभी को क्लियर है? अगर मैं यहां से वहां जाऊंगा रिसेप्शन पे, है ना, माइक लेने, तो बताओ मैं कौन सा रास्ता लूंगा? ऐसा जा सकता हूँ क्या बेटा? मैं ऐसा तो नहीं जा सकता। मैं कैसे जाऊंगा? पहले मैं यूं जाऊंगा, यूं 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 करता वहां पहुंचूंगा। तो ये जो मैं चला जिसमें मेरी एनर्जी लगी, दैट पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। सही है? अगर मेरे पास ऐसी कोई सुविधा होती कि मैं डायरेक्ट यूं चला जाऊं, यार सोचो मैं कॉल लगाऊं, कॉल, तो मानते सिग्नल ऐसा चला गया एकदम सीधा, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? वैसे ऐसे सीधा नहीं जाता है, आप ऐसा मत सोचना, है ना। वो टावर से जाएगा, वो टावर उनके टावर को कनेक्ट करेगा, वो टावर से उनके पास कॉल जाएगा। ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट समझ गए आप? इसको टाइम से डिवाइड करूंगा तो क्या कहलाएगा बताओ बेटा? इसे एवरेज क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये जो टाइम है ना बेटा, ये डेल्टा टी है। क्या है ये? टाइम ड्यूरेशन है, एक इंटरवल है, एक डिफरेंस है। अच्छा, इसी डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करूंगा तो क्या कहलाएगा? एवरेज वेलोसिटी। मुझे बताओ क्या एवरेज वेलोसिटी वेक्टर होनी चाहिए? वाई? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट खुद एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन क्या होता है? इनिशियल से फाइनल की ओर। तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी बेटा? वेक्टर हो जाएगी। बोलो सही है क्या? अगर मैं 1D में चल रहा हूं तो 1D में हम कैसे चलते हैं बेटा? हम चलते हैं अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो लेट अस से मैंने यहां से मोशन स्टार्ट किया x1 और मैं चलता 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 यहां पहुंच गया बेटा x2। तो मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ना ये। तो आप बोलोगे x2 माइनस, लेट अस से बेटा ये 0 था, तो यहां से यहां क्या दूरी हो गई आपकी? x2। यहां से यहां क्या दूरी हो गई आपकी? x1। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? x2 माइनस x1। तो बताइए क्या डिस्प्लेसमेंट आ गया x2 माइनस x1? यस और नो? अगर गलती से बेटा मैं यहां के बाद यूं मुड़ जाता, इसी लाइन पर आ रहा हूं मैं, बट अलग पाथ बना दिया, यूं मुड़ करके यहां पहुंच जाता x3। अब आप मुझे बताइए डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्टेंस के लिए क्या बोलोगे बेटा आप? दिस प्लस दिस ऑल्सो, ये क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। पर डिस्प्लेसमेंट अभी भी क्या कहलाएगा बेटा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यस और नो? अगर मैं यहां की जगह यहां रुकता तो यहां क्या रुकता? x4 पे। तो भी आप x4 माइनस x1 ही करते और ये आंसर आता माइनस में। ये माइनस आपको बताता कि आप इनिशियल से फाइनल की ओर लेफ्ट साइड में गए हो। सही है क्या? इसका मतलब डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज कर पाएंगे बेटा? ओनली प्लस एंड माइनस से हमें डायरेक्शन समझ में आ जाएगा। प्लस मतलब क्या? मैं इधर जा रहा था, और माइनस का मतलब क्या? कि मैं जहां से स्टार्ट किया उसके लेफ्ट में आ गया हूं फाइनली। सही है ना? तो फाइनल एक्स मेरा छोटा होगा, इनिशियल एक्स मेरा बड़ा होगा, तो डिफरेंस लोगे तो माइनस में आ जाएगा। सही है क्या? चलो, तो क्या आप इस चीज से वाकिफ हो बेटा कि डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? ये डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा? डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि इसे किससे लेना देना है? सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन से। रास्ते में आप घूमे कि नहीं घूमे इससे कोई मतलब नहीं है। इसको डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है आपका एवरेज वेलोसिटी। अगर डेल्टा टी को बहुत ही छोटा ले लू, dt ले लू, तो dt टाइम में कितना सा डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा? इतने से समय में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? वो भी बहुत ही छोटा होना चाहिए। इतने समय में कितनी भी सुपर फास्ट कार हो भाई, जरा सी ही चलेगी। तो dx हो गया, dx अपॉन dt इज कॉल्ड व्हाट? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस? एक समय पर, एट। क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा इसके लिए अपन? एट। ऐसे बोल देंगे एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। बताइए। और एवरेज के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं बताइए? फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 3, ऐसा कुछ बोलेंगे। तो ये क्या हो गया? इंटरवल, दैट इज कॉल्ड एवरेज। और किसी एट बोल दिया इस इंस्टेंट पे, बताइए, तो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सही है? अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में बेटा डायरेक्शन भी आएगा। अगर कोई पार्टिकल यूं जा रहा होगा तो आप बोलोगे प्लस में है, कोई पार्टिकल यूं आ रहा होगा तो आप क्या बोलोगे? माइनस में है। अब आती है एक चीज, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या आती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सिर्फ क्या ले लूं? मॉड ले लूं, डायरेक्शन हटा दूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलूं, तो वो क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। बोलो यार। तो वेलोसिटी के अंदर ही कौन छुपा है? स्पीड छुपी है। पर एवरेज में ऐसा नहीं, एवरेज में दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है। बोलो यार, एवरेज में क्या है? एक में डिस्टेंस है और एक में डिस्प्लेसमेंट है। पर यहां पर क्या है बेटा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अगर मॉड ले लिया तो क्या मिल जाएगा?
इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा सर, इसके बाद आता है बेटा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन अपॉन टाइम इंटरवल। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? चेंज को अपन क्या बोलते हैं? डेल्टा, डेल्टा वी अपॉन, ये कौन सा एक्सेलरेशन कहलाना चाहिए? एवरेज, बिकॉज टाइम क्या है? एक इंटरवल है, एक ड्यूरेशन है, एक लंबा समय है। तो बेटा इसको अपन क्या बोलेंगे? बताओ यार, एवरेज को इंस्टेंटेनियस बनाने के लिए क्या करना चाहिए? टाइम को बहुत ही छोटा ले लेना चाहिए। तो डेल्टा टी को क्या कर दूं? dt समय में कितना सा चेंज आएगा वो भी बहुत ही छोटा होना चाहिए। तो ये कहलाता है बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये कौन सा कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सही है क्या? ये थे बेटा हमारे कुछ पैरामीटर्स। उसके बाद हमने क्या सीखा था? हमने फिर सीखा कि यार देखो बेटा, x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? v मिल रहा है। सोचो, यहां देखो, v का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो a मिल रहा है। सही है ना? इसका मतलब यहां लिखता हूं, x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, और v का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? a मिल रहा है। फिर हमने ये सीखा था कि यार इंटीग्रेशन इज उल्टा प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब अगर गलती से a का इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे मिलेगा v, और v का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे मिलेगा x। इसका अपन ने क्या एग्जांपल लिया था? बताओ, x हमारा घर है, घर को हम तोड़ते हैं तो हमें मिलती है क्या? ब्रिक्स। और ब्रिक्स को भी अगर अपन तोड़ते हैं तो मिलता है हमें सैंड। सैंड को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगी ब्रिक, और ब्रिक को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा हमें घर। सही है? तो सर इंटीग्रेशन, अगर मुझे a दे रखा है और मुझसे v पूछा है तो मुझे क्या करना चाहिए? इंटीग्रेट करना चाहिए। कैसे करते हैं सर इंटीग्रेशन? यहां से उठाओ बेटा, इस dt को इधर ले जाओ, क्या बन जाएगा? ये dv इज इक्वल्स टू, क्या लगा दीजिए दोनों तरफ? इंटीग्रेशन का साइन। अगर मुझे a पता है तो मैं क्या निकाल पाऊंगा बेटा? यहां पर लिमिट्स लगाते हैं तो यहां आएगा u, यहां आएगा v, तो आएगा v माइनस u। मैं निकाल पाऊंगा कैसे? a का इंटीग्रेशन करके। यहां जो भी लिमिट्स होंगी वो लगा देंगे। सही है क्या? तो मुझे बताओ, a का इंटीग्रेशन v देता है या चेंज इन v देता है? चेंज इन v देता है, क्योंकि जब इंटीग्रेट करते हैं तो डिफरेंस आ रहा है। देखो भाई, dv का इंटीग्रेशन v होता है और जब लिमिट्स लगाओगे तो v माइनस u हो जाएगा। सही है? अच्छा, इसी प्रकार से अगर आपको v दे रखा है और a निकालना है तो लेटर से मुझे v दे रखा है बेटा टी स्क्वायर। अब मुझे बताओ a क्या होगा? a के लिए क्या करेंगे? तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आगे और t। अब आपको जिन जो नए बच्चे हैं, हो सकता है आपको डिफरेंशिएशन भी ना आता हो, तो वो भी हम करवाएंगे भाई, क्योंकि हमने आपको लिया है। ठीक है ना? तो वो हम करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बेटा मेरी बात सुनो, अगर मुझे a पता है और v निकालना है तो क्या करूं? तो इंटीग्रेशन करो। करो बेटा, a का इंटीग्रेशन करो, a का इंटीग्रेशन करो। 2t dt क्या आ रहा है बोलो? क्या आ रहा है बोलो? 2 बाहर, टी स्क्वायर बाय 2। ये क्या आ गया मेरे पास? v। पर ये v तब है जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती, क्योंकि u को 0 रख रहा हूं तब v बराबर ये आ रहा है। सही है क्या? तो इन्होंने बोला होगा, अगर इन्होंने नहीं भी बोला, ध्यान से सुनना भाई। सोचो t बराबर 0 इज इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो रही कि नहीं हो रही? बताओ, t बराबर 0 पुट करो इसमें, करो भाई। 0 हो रहा है ना? तो u 0 है, इस वजह से v बराबर टी स्क्वायर आ रहा है। अदरवाइज v माइनस यू इज इक्वल टू टी स्क्वायर होना चाहिए था। बोलो यार, सही है क्या? अच्छा, अगर मुझे v दे दिया जाए और x पूछे तो भी इंटीग्रेट करूं? चलो भाई v लो, पहले x ले लेते हैं। x इज इक्वल टू टी क्यूब लो बेटा। पता है इसका डिफरेंशिएशन से v मिलेगा कितना? अब v दिया होता और x पूछा तो क्या करते हैं बताओ? करो इंटीग्रेट, 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो, टी क्यूब भी आ रहा है। व्हाट इज टी क्यूब? अगर मैं यहां पर dx की लिमिट लगाऊंगा बेटा, क्या लिखूंगा पहले? मैं पहले लिखूंगा v इज इक्वल टू dx बाई dt, फिर क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई एंड इंटीग्रेट, तो ये क्या हो जाएगा? v dt, और लेफ्ट साइड में क्या होगा बताओ? dx, और फिर इंटीग्रेट करूंगा तो v के इंटीग्रेशन से क्या मिल रहा है बेटा? x1 से x2, ये मिल रहा है मुझे x2 माइनस x1। x1 क्या होगा? जो पहले समय पर होगा। अगर ये पहले समय पर ओरिजिन पे था तो x2 बराबर इंटीग्रेशन v dt। अब बताओ बेटा, मुझे बताओ t बराबर 0 पे ये कहां था? इसी इक्वेशन से देख के बताओ। अरे x बराबर 0 पर ही था,
तो ये आया x2 माइनस x1 है, पर वही x बन गया। क्यों? क्योंकि t बराबर 0 पे ये कहां था? 0 पर ही था। तो इंटीग्रेशन हमें क्या देता है बेटा? हमेशा लिमिट्स लगाने के बाद चेंज देता है। बताओ ए का इंटीग्रेशन क्या देगा? क्योंकि इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है ना, एक होता है डेफिनेट और एक होता है इंडेफिनेट। तो अगर आप डेफिनेट करोगे, लिमिट्स लगाओगे, तो ए का इंटीग्रेशन v माइनस यू देगा। b का इंटीग्रेशन क्या देगा? x2 माइनस x1 देगा। सही है? यहां तक आई क्या बात समझ में? इसके बाद हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी यार, 3 इक्वेशंस पढ़ी हमने। कौन कौन सी? जो बचपन में पढ़ते थे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ध्यान दीजिएगा, यहां a कांस्टेंट होना चाहिए। ये कब लगाई जा सकती है? व्हेन a इज कांस्टेंट, ओनली व्हेन a इज कांस्टेंट। तो आप देखिए क्वेश्चन में अगर a कांस्टेंट है तो क्या करना चाहिए आपको? इन इक्वेशंस को लगा सकते हैं। कौन कौन सी थी? दूसरी कौन सी है? इसके दो रूप और आए थे बेटा, इसके दो रूप और आए थे। एक तो v के टर्म्स में आया था vt माइनस हाफ एटी स्क्वायर, और एक आया था s इज इक्वल टू u प्लस वी बाई टू इंटू टी। अच्छा, तीसरी क्वेश्चन क्या है? और फिर एक आया था एस एनथ, उसको बोलते हैं n माइनस 1 से n समय के बीच में चला गया डिस्प्लेसमेंट। सही है ना? एस एनथ। अगर मैं बोलता हूं एस टेंथ, क्या बोल रहा हूं मैं? एस टेंथ। इसका मीनिंग क्या बेटा? 10वां सेकंड। 10वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 10वां सेकंड किसको बोलेंगे? 9 से लेकर के 10 के बीच का जो एक सेकंड है उसको 10वां सेकंड बोलेंगे। अगर मैं बोलता हूं पांचवा एस फिफ्थ, व्हाट डज इट मीन? एक माइनस कर दो, 4 से 5 के बीच का डिस्प्लेसमेंट है। तो ये कैसे निकालना चाहिए मुझे 4 से 5 का डिस्प्लेसमेंट? सर 5 तक का निकाल लो, माइनस 4 का कर लो, तो 4 से 5 का आ जाएगा। तो ये करने के बाद बेटा ये फॉर्मूला आता है हमारे पास एस एन एच का। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस वगैरह करे, ये वो, फिर आगे क्या हुआ? स्टॉपिंग डिस्टेंस बना लिया हमने, स्टॉपिंग टाइम। अच्छा, एक टर्म आता है रिएक्शन टाइम। आप एक दो क्वेश्चन में देखोगे ऐसा, एक ही क्वेश्चन में देखोगे। रिएक्शन टाइम क्या होता है? व्हाट इज रिएक्शन टाइम? आपको बोला जाता है कि यार नशे करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, है ना? बोला जाता है ना, ये तो बेसिक है यार, है ना? तो क्यों नहीं चलानी चाहिए भाई? क्योंकि इससे आपका रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है, घटता नहीं है, बढ़ जाता है। रिएक्शन टाइम बढ़ने का मतलब यह है कि आपने कुछ करने का सोचा, एक तो सोचा और किया, उसके बीच का जो समय है वो कहलाता है रिएक्शन टाइम। आपने सोचा यार ये करना है, जैसे आज किसी बच्चे ने सोचा यार पढ़ाई करनी है, अब उसने ये एक्शन कब लिया? 2 महीने बाद, तो उसका रिएक्शन टाइम हो गया 2 महीने। 2 महीने पढ़ाई हुई कि नहीं हुई ये बताओ? नहीं हुई ना। रिएक्शन करने पर पढ़ाई स्टार्ट होती है। तो बेटा आप मुझे बताओ, आपने यहां पर मान लीजिए कोई खड़ा है और ये आपकी गाड़ी आ रही है, आपने देख लिया इसे। अब आप क्या करोगे? सबसे पहले ब्रेक नहीं लगाओगे आप, सबसे पहले उसे देखोगे, फिर आप सोचोगे, फिर आप ब्रेक लगाओगे। तो बेटा अगर आपने यहां ये डिसाइड किया कि ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक यहां कहीं जाके लगेगा और ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा अगर आपने नशे कर रखे हैं तो। सही है ना? पता चला ये यहां आया, ये डिस्टेंस ये आया, ये यहां पर, यहां पे जाके ब्रेक लगे भाई अपने। सही है ना? तो ये जो समय है ना बेटा, यहां से यहां तक का जो आपकी गाड़ी चली, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। अगर आपने कर रखे होंगे नशे तो ये बढ़ जाएगा। और उसको कम करने का क्या है भाई? जो जितना ज्यादा अटेंटिव होगा उसका रिएक्शन टाइम उतना कम होगा। सही है ना? एज के साथ साथ भी ये कम बढ़ता जाता है भाई, है ना? आपने देखा होगा लोग बोल, हाँ, नशे में आपने देखे लोग हैं, तो वो कैसे करते हैं? वो आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा स्लो हो रहा है ये, है ना? थोड़ा स्लो चल रही है, तो रिएक्शन टाइम बढ़ गया ना उसका यार, रिएक्शन टाइम बढ़ गया। तो बेटा सोचो, सुनो, यहां उसने सोचा और यहां उसने करा, इस बीच का जो समय है वो कहलाता है रिएक्शन टाइम। लेट अस से इस समय वो स्पीड से चल रहा था बेटा यू से। कितने चल रहा था वो? यू से। तो मुझे बताओ बेटा, रिएक्शन टाइम अगर टी आर है तो क्या ये डिस्टेंस हो जाएगा एस इज इक्वल टू बी टी से यू इंटू टी आर? बोलो यार,
s इज इक्वल टू vt। अभी भी ये u से ही चल रहा है। कमाल की बात क्या है, यहां से यहां तक ये कितनी स्पीड से चल रहा है, u से, क्योंकि अभी ब्रेक्स लगे नहीं है। ब्रेक्स कहां लगे बेटा, यहां पर लगे। अब इसके बाद क्या होगा, ये अभी भी इस समय u से चल रहा है और जैसे ब्रेक लगेंगे इसे रिटार्डेशन मिलेगा a का। तो ये जो डिस्टेंस कहलाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। कितना कहलाता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। कैसे निकाल सकते हैं अपन, v स्क्वायर इज इक्वल टू v कितना है, u कितना है, u a कितना है, माइनस a। यहां हमने एक बात सीखी थी, नए लोगों को मैं बताऊं, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में हो तो वो स्पीड को बढ़ा रही होती है, और अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो स्पीड घट रही होती है। सही है क्या? मुझे बताओ, जब आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है तो आप क्या बोल सकते हो कि अगर आप मान लीजिए आप जा रहे हो वेस्ट में, आप जा रहे हो वेस्ट में, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इज वेस्ट, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी क्या होगा, वेस्ट, क्योंकि स्पीड इज इंक्रीजिंग। और अगर आपने ब्रेक लगाए तो आपकी वेलोसिटी का डायरेक्शन तो अभी भी वेस्ट ही है, पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो गया होगा, उसका उल्टा ईस्ट हो गया होगा, तभी तो स्पीड घटी। तो स्पीड घटने का मतलब क्या होता है, v और a ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर होते हैं तो बेटा अगर ये v है तो a को ऐसा लगा दिया, तो a को माइनस ए लिया क्योंकि u को प्लस ए लिया था, इंटू s। s बराबर यहां से कितना आ जाता है, u स्क्वायर बाय 2a। सही है। इस पर हमने बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस करे, बहुत सारा टाइम लगाया, सब कुछ हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मोशन अंडर ग्रेविटी। हमने देखा अगर कोई बॉल को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं, चाहे ऊपर से नीचे छोड़ते हैं, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे होता है g। हमने ये माना कि नीचे वाला डायरेक्शन माइनस लेंगे हमेशा और ऊपर वाला हमेशा प्लस लेंगे। उसके हिसाब से इन इक्वेशंस में a की वैल्यू माइनस g पुट कर दी। हमने निकाल लिया अगर किसी बॉल को नीचे फेंकते हैं u से तो वो कितनी देर में लौट करके आती है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था, 2u/g। अच्छा, मैक्सिमम हाइट कितनी जाती है, u स्क्वायर बाय 2g। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस से आ जाता है, स्टॉपिंग टाइम से भी आ जाती है वो चीज। उसके बाद फिर हमने अलग अलग क्वेश्चंस करे, फिर हमने ऊपर से भी यार बहुत कुछ पढ़ा दिया तुम्हें। u बराबर 0 से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा तो अपना वही गैलीलियो, है ना, 1 3 5 7 9 इस रेशियो के अंदर वो बॉल नीचे आती है इक्वल टाइम इंटरवल्स में। अच्छा सर वो हो गया, फिर √2gh हो गया, √2h/g हो गया, वो सब हो गया। उसके बाद कहां है बेटा अपन, आ ही गए शायद, अब तो आ गए क्या इसमें, प्रोजेक्टाइल। अब हमने ऑब्जेक्ट को कैसे फेंका बेटा, फिर हमने 2D स्टार्ट किया। 2D में हमने क्या डिसाइड किया कि x अलग है, y अलग है, इनका आपस में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। x का कोई कंपोनेंट y में नहीं आता है, y का कोई कंपोनेंट x में नहीं आता है, तो हम x को अलग पढ़ेंगे और y को अलग पढ़ेंगे। तो हमने किसी ऑब्जेक्ट को बेटा ऐसा टेढ़ा फेंका, फिर हमने क्या देखा यार, इसकी x में वेलोसिटी कितनी हो गई, अगर ये थीटा है तो ये है u, तो ये आ जाता है u cos थीटा, जो कि हम सीखेंगे वेक्टर्स के अंदर। वेक्टर्स अभी मेरा सिखाना बाकी है। ऊपर आता है u sin थीटा। तो बेटा अगर देखा जाए तो हम कैसा मोशन करवा रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंक रहे हैं u sin थीटा से, वो ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। और u cos थीटा से क्या हो रहा है, u cos थीटा से बस वो आगे बढ़ रहा है। u cos थीटा से क्या हो रहा है, बस वो आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। जब ये ऊपर जाकर के नीचे आएगा फिर ये बढ़ जाएगा और कहानी खत्म हो जाएगी। सही है। इसमें क्या क्या निकाला बेटा अपन ने ये रेंज का निकाला, हमने मैक्सिमम हाइट निकाली, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाली, फिर हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज बराबर होती है ये समझा, फिर हमने H1 H2 T1 T2 सेम रेंज के लिए देखा, वो सारी कहानी हमने करी। फिर लास्ट क्लास में मेरे हिसाब से हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन सीखा था, किसी हाइट से ऑब्जेक्ट को हमने सीधा फेंकते हैं तो यूं जाकर के गिरती है, तो रेंज क्या होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है, वो सारी चीजें हम करते हैं। हाँ, एक ग्राफ भी हमने पढ़ाया, ठीक है ना। ग्राफ्स में x का डिफरेंशिएशन v बताता है, तो डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू स्लोप, तो xt का स्लोप क्या बताएगा, v, vt का स्लोप क्या बताएगा, a। अच्छा, फिर था ग्राफ्स के अंदर एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ हमें पता चलता है इंटीग्रेशन से, तो सर a का इंटीग्रेशन होता है v, या बोला जाए चेंज इन v।
तो AT का एरिया अंडर द ग्राफ बताएगा हमें चेंज इन V, और VT का एरिया अंडर द ग्राफ बनाएगा हमें चेंज इन X, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एरिया ऊपर वाला प्लस होता है, नीचे वाला माइनस होता है। चलो भाई, लास्ट क्या पढ़ रहे थे अपन? हाँ, जगलर क्वेश्चन कर रहे थे भाई, वो भी कुछ था। प्रोजेक्टाइल में क्या पढ़ा था अपन ने लास्ट? अच्छा यार, नए लोग, तुम लोग बताओ, तुम इससे कितनी बातों से रिलेट कर पाए? बताओ, कर पाए क्या कुछ? किसी को ऐसा लग रहा है सर ये तो पहली बार पढ़ रहा है? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बोलना बेटा एक बार। हाँ, फ्लड वाला था। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। आप सभी लोग बेटा, जो लोग नए आए हो, अपनी कॉपी के अंदर ऐसे पढ़िए, ऐसी एक्टिंग करिए कि आपको ऐसा लगे, आपके दिमाग को ऐसा लगने लग जाए यार मैं तो यार बहुत टाइम से पढ़ रहा हूं इसे, है ना? फिर जो दिक्कत आएगी हम देखेंगे। चलो लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो। अच्छा, कुछ रूल्स थे हमारे क्लास के, दोबारा आज रिव्यू कर ले जाए। लाओ दिखाओ बेटा, एक बार कॉपी दिखाओ। अगर आपको फिजिक्स करनी है ढंग से तो बेटा ये रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सुन लो भाई सभी लोग ध्यान से, जिन लोगों को नहीं भी पता वो सुन ले। बोर्ड पे जो भी लिखा है वो नोट्स में होना ही चाहिए, ठीक है? ये सब नहीं अभी। मतलब होता क्या है, बच्चा क्या करता है, शॉर्ट कर लेता है उसे भी, उसका भी शॉर्ट कर रहा है वो नहीं करना है आपको। एटलीस्ट वो तो लिखना ही है जो मैं लिख रहा हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी कम लिख रहा हूं, ठीक है? दूसरी बात, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट सर बोल रहे हैं, मैं कम क्यों लिख रहा हूं, ये आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट सर बोल रहे हैं पर लिखवा नहीं रहे, उन्हें अपनी लैंग्वेज में नोट्स में ही लिखना है, सही है? क्योंकि 10 दिन बाद वो बात याद नहीं आने वाली आपको, ठीक है? तीसरा पॉइंट, क्लास के दौरान अगर मुझे डाउट आता है तो उसे मुझे बुक के साइड में लिख लेना है, या तो आप उस समय ही पूछ लो, इतनी हिम्मत रखो कि मैंने पूछ लिया ऐसा डाउट, कहानी खत्म हो गई। पर अगर आप नहीं पूछ पा रहे हो तो आप बाद में याद नहीं रख पाओगे क्या डाउट था, उसे लिख लो वहीं के वहीं, ठीक है? ये सब होना चाहिए। आज की क्लास के डाउट्स क्लास के तुरंत बाद एट द गेट पूछने हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं 2 घंटे बाद पूछ लूंगा। आपको तुरंत क्लास खत्म होने के बाद सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, भैया पहले 5 मिनट में ये काम निपटाओ अपना, फिर आप ब्रेक में जाओ जो जाना है, सही है? कोई पॉइंट आप नहीं फॉलो कर पा रहे हो तो मुझे बताओ, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो बोलना। घर जाके क्लास नोट्स एज इट इज देख करके लिखना है, हाफ एन आवर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्लास के नोट्स लिखने हैं। लिखने का क्या कारण है भाई बताओ, पढ़ने क्यों नहीं है? याद हो जाएगा, रटना थोड़ी ना है भाई। याद नहीं करने भाई आपको नोट्स, है ना? आप रटो मत उन्हें घर जाकर के। बताओ, क्वेश्चन रट रहे हैं भाई, ये वैल्यू दे रखी है, बताइए बेटा इसका क्या कारण है? पढ़ने से क्यों नहीं हो रहा, लिखना क्यों है? हैं? क्यों समझ जाएगा, पढ़ने से क्यों नहीं आ रहा समझ में? हैं? देखो बेटा मेरी बात सुनो, तुम एक काम करो, एक टास्क देता हूं तुम्हें अभी, तुम कुछ और सोचो अच्छे से, ठीक है? और फिर पढ़ाई की चीज लिखो। मतलब तुम सोचो कुछ और लिखो कुछ और, ऐसा हो सकता है क्या यार? तुम्हें अगर लिखना है ना बेटा, तो ये कहीं ना कहीं कनेक्शन बनेगा ही बनेगा, कि तुम्हारे दिमाग को यहां आना ही पड़ेगा और यहां कुछ बनाना ही पड़ेगा। अगर मेरे को लिखना है एवरेज,
तो मेरे दिमाग में एवरेज चलना चाहिए, तभी मैं यहाँ एवरेज लिख पाऊंगा। अब मैं सोच रहा हूँ लायन और लिख रहा हूँ एवरेज, ऐसा तो नहीं होगा ना यार। ऐसा हो सकता है क्या? आप कुछ और सोच रहे हो और लिख और कुछ रहे हो। तो लिखने से ये होता है कि आपका दिमाग है ना वो एकदम कागज पे आ जाता है, उस मूवमेंट पे आ जाता है, इसलिए आपको समझ में आ जाता है। आपको लग रहा होगा ना हमें कैसे समझ में आ जा रहा है सर, लिखते हैं तो समझ में आ जाता है, और अगर नहीं लिखे तो नहीं आ रहा उतना अच्छे से। क्यों भाई? आप तो आप ही हो ना यार, आप तो ना बदल के लिखते वक्त। हुआ क्या उससे? आपका दिमाग ये मान के चलो बेटा कहीं और ही चल रहा है, और सबसे बड़ी टेंशन में ये चल रहा है कि अगले साल मेरा क्या होगा, और इसी चक्कर में ही आपका गड़बड़ हो रहा है। टेंशन ये चल रही दिमाग में कि सर अगले साल का क्या होगा, और इसी चीज में ही अगले साल का गड़बड़ हो रहा है। समझ में आ रहा है? क्या करना चाहिए आपको? आपको ये सोचना चाहिए भाई जो मैं कर सकता हूं वो मैं कर ले रहा हूं, इसी से ही होता होगा, इसी से ही हो जाएगा, सोचने से तो कुछ होगा नहीं। सही है? तो बेटा आप अपनी पढ़ाई को लिख करके करिए। फिजिक्स में मैंने आपको बोल दिया, घर जाकर के कितना टाइम लग रहा है? कोई है बच्चा यहाँ पे लिखने वाला? भी कितना समय लग रहा है? 20-25 मिनट, आधा घंटा? इससे ज्यादा कोई 1 घंटे वाला है क्या भाई? तो आधे घंटे में यार आपको लिखना बनता है भाई। रोज फिजिक्स को आपको 2 से 2.5 घंटे देने चाहिए बेटा, 2 घंटे मिनिमम देने चाहिए, मैक्सिमम 3 घंटे। इस बीच में कुछ भी कर लीजिए आप। समझ में आया? कोई और सब्जेक्ट में लोड बढ़ जाए उसकी वजह से फिजिक्स या कोई दूसरा सब्जेक्ट कम हो जाए, ये गलत तरीका होता है। अरे बात समझ में? अब मान लो मैंने किसी को यूनिट्स एंड डायमेंशन की दे दी ना आपको, अब कोई बच्चा क्या करेगा? सर वो इतना ज्यादा काम आ गया था मेरे पे, तो फिर मैंने फिजिक्स ही फिजिक्स करी, बायो तो मैंने छोड़ दी, केमिस्ट्री तो छोड़ ही दी। तो आपका नुकसान ही होगा, फायदा कुछ नहीं होगा इसमें। आपको क्या करना है बेटा? हर रोज, गर्मी हो रही है क्या? ठंडी हो गई क्या? गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही है क्या भाई? कितना चालू है? बोलो बेटा। कौन कौन लोग लिखने लग गए हैं? और जिसको एक बार इस चीज में मजा आ जाएगा ना बेटा, फिर वो बोलेगा भाई अब तो ऐसी करनी है पढ़ाई। ठीक है, तो मुझे बताओ लास्ट क्लास वाले थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस घर पे जाकर के थोड़ा अच्छा समझ में आए क्या? हाँ ये है। और ऐसे कभी क्वेश्चन आएंगे ना तो आप फटाक से बना दोगे। सही है? सर ने जो होमवर्क दिया है, सर कौन कौन से होमवर्क दे रहे हैं भाई पहले ये बताओ मुझे। क्या क्या करना है अपने को होमवर्क के अंदर? एक्स्ट्रा क्या करना है? सबसे पहली बात तो ये, जो बच्चा ईमानदारी से, सुनो सुनो सुनो, देखो बेटा, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। एक होता है इनपुट और एक होता है, तुम इनपुट दो 50% और मिले आउटपुट तुम्हें 10%, मजा आएगा क्या? अपने को क्या चाहिए? अपने को बराबर बराबर चाहिए, या तो या यार थोड़ा इनपुट कम ही देना पड़े, आउटपुट बढ़िया आना चाहिए। आउटपुट बढ़िया आना चाहिए। मुझे बताओ यार इसका सरल तरीका क्या है? मुझे लगता है अगर कोई क्लास नोट्स घर पे जाके ईमानदारी से कर ले, लिख करके, उसका टैब टेस्ट का उतने ही क्वेश्चन गलत होंगे जो किसी उस बच्चे के हो रहे हैं जो इतनी सब प्रैक्टिस करके बैठा है। क्योंकि जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको ये नहीं होना चाहिए यार ये तो मैंने रटा हुआ था, इसको कैसे करते हैं। आपका दिमाग चलना चाहिए उस समय। और दिमाग कब चलेगा? जब आपका लॉजिक क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। और वो कैसे क्लियर होगा सर? बेटा ये पीछे कहीं रख दो। वो कैसे क्लियर होगा? क्लास के नोट से ही होगा और कहीं से नहीं होगा भाई, और कोई तरीका ही नहीं है। इसलिए क्लासरूम टीचिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, या कहीं से भी अपन पढ़ते हैं वो जरूरी होता है। सही है ना? तो अगर आपको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, ऐसा कोई बच्चा है एग्जांपल बताओ यार, यहां कोई ऐसा है जो सिर्फ क्लास नोट्स ही कर रहा है और उससे ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जा रहे हैं जो किसी दूसरे से नहीं बने? ऐसा कोई एग्जांपल नहीं हुआ क्या अभी तक? यहां पे नहीं हुआ तो आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया ढंग से भैया, इसका मतलब आप उस रास्ते तक पहुंचे ही नहीं अभी तक। देखो यार फेथ तो आपको रखना पड़ेगा। अरे उसको चालू भी करो यार, माइक को, माइक को क्या, स्पीकर को। फेथ तो रखना पड़ेगा यार। सही है?
चलो, सर ने जो होमवर्क दिया है, सर कौन कौन सा होमवर्क दे रहा है भाई? सबसे मेन होमवर्क है मेरा डीपीपी, खत्म हो गई बात। मॉड्यूल में आपको क्या करना चाहिए? अगर आप बिल्कुल ही कुछ नहीं करना चाह रहे हो, इसको कहीं ऐसी जगह रख देना जहां तुम्हारे पे जोर ना है भाई, बाहर मत रख देना, बस अंदर कहीं रख दो इसे। ये अपना यार अभी टेबल वेबल आएगी, कुर्सियां तो सब सही हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं, तोड़ मत देना, बस सुरक्षित रख दो, कहीं रख दो। हाँ बेटा, मुझे बताओ मॉड्यूल में क्या क्या करना है हमें? सॉल्ट एग्जांपल्स क्यों करने हैं आपको? क्यों कर रहे हैं भाई? प्रैक्टिस के लिए करने है ना। मेरी बात सुनो बेटा, आपको क्वेश्चन क्यों करना होता है? ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। आप जब तक कंसेप्ट पर वार नहीं करोगे, आप रटने की कोशिश करोगे, तो बेटा कभी भी क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं हो पाएंगे। फिर आपके लिए किताब है कौन सी वाली? वो कौन सी यार? वो एररलेस। ऐसे बच्चों के लिए वो जो चाह रहे यार मैं एक ही टाइप पे 100 क्वेश्चन कर लूं और फिर तो मैं 101वां कर दूंगा। अरे भाई, तो तुम ये काम कर रहे हो, 50% दे करके 10% आउटपुट निकाल रहे हो, तो गधों वाला काम हो गया ना यार। होना क्या चाहिए? सर आप 2 क्वेश्चन ऐसे करवा दो जिससे मेरा लॉजिक क्लियर हो जाए, और मैं 20 अपने आप कर दूंगा, 20 रैंडम क्वेश्चन कर दूंगा मैं। ये नहीं सर 20 करके 2 कर दूंगा, 20 करवा दो, 2 मैं कर दूंगा सर, वो भी डाउटफुल ही रहूंगा उसमें, क्योंकि वैल्यूज मैच नहीं कर रही थी, तो आंसर सर मैच नहीं करेगा। ऐसे नहीं चलेगा बेटा, ऐसे चलेगा तो आज के जमाने में नहीं चलेगा जैसा पेपर आ रहा है। ऐसा कब चलता था? जब लल्लू पेपर आता था, बच्चा उसमें भी सिली मिस्टेक्स करके आता था कि सर वो टाइम नहीं मिला, सर वो गलत लगा दिया, सर वो पता नहीं सर ये यहां से यहां कैसे लगा दिया। ऐसी मिस्टेक्स वाला जमाना गया बेटा, अब है दिमाग वाला पेपर। दिमाग वाला पेपर है तो सारी चीजें अपने दिमाग में डालो, ना कि रटने के अंदर। सही है? क्योंकि सर मैं 100 क्वेश्चन रट के जा रहा हूं, इसमें से कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाए, ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या? नहीं आएगा ऐसा। बट इससे क्या होगा? इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको लॉजिक लगाना आएगा। अगला भाई, होमवर्क समझ गए? मेरा मेन होमवर्क कौन सा रहेगा? डीपीपी कर लो भैया, बस। फिर आप मॉड्यूल कर लो। आपको करना है तो कैटेगरी वाइज करो, अगर अच्छे क्वेश्चंस करने हैं वो कब करो? डीपीपी के बाद। अगर आप डीपीपी कर लेते हो तो आपको जेईई मेंस की किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने खरीद ली है, जिन्होंने खरीद ली है बेटा, आप करिए, उससे करिए, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। फिर आप एनसीईआरटी भी अलग से ले लो। सॉरी, एनसीईआरटी वगैरह के उसके अंदर से कर लो। यस। फिर अगले दिन सर, हाँ अगले दिन सर से वो डाउट्स क्लियर करने हैं। तो बेटा देखो, इसलिए मैंने यहां पर ना मैक्सिमम वैलिडिटी 1 वीक डाल दी है ना। बच्चा ऐसा हो जा रहा है एकदम, सर वो मेरे डाउट थे। मैंने भाई क्या हो गया? बैठे हो सर खत्म हो गए। अरे भाई यार, हाँ रुको भाई, रुको जरा, है ना, थोड़ा सा देखो कि हाँ यार क्या है, चलो आज नहीं पूछ पाए कल पूछ लेंगे यार। ये होती मैच्योरिटी। आपको पैनिक नहीं करना है। पैनिक करने में क्या होगा पता? बच्चा क्या बोलेगा बताओ? सर वो डाउट थे मेरे, सर पहले तो मैंने बहुत तरीके से चलना चाहा, मैं डाउट भी लेकर के आया, सर मेरे डाउट ही क्लियर नहीं हुए तो मैंने करना ही बंद कर दिया। आप उस स्टेट में चले जाओगे सीधा यहां से वहां, या तो एकदम आइडियल स्टूडेंट या फिर एकदम ही खत्म। आपको क्या रहना है? हाँ यार ये मेरे 5-6 डाउट्स हैं, मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसे क्लियर करने हैं। समझ में आ रहा है? ऐसा भी बोला जाता है बेटा, मैं आपको देखो टालना तो ही बोल सकता हूं, उस डाउट को चलाओ, ये बोला जाता है। क्या? उस डाउट के साथ जियो, उसको एक बार और ट्राई करो 5 दिन बाद। बोल दूंगे ये? बोल ही दूं है? तो ये मैं ये नहीं कह रहा बेटा, मैं ये नहीं कह रहा चलाओ वलाओ, इतना टाइम नहीं फालतू अपने पास। अपना ये है कि 1 हफ्ते के अंदर उसे
क्लियर करो। समझ में आया? अभी डाउट आया, कई बच्चे इससे भी और फास्ट, अभी डाउट आया, अभी चैट जीपीटी कर लेता हूं, अभी देख लेता हूं, वो गलत है भाई। ऐसा क्या हो गया? अरे भाई आज डाउट आया है, कोई बात नहीं, सोचो समझो, अगले दिन पूछ लेना, अगले दिन नहीं पूछो अगले दिन पूछ लेना, एक हफ्ता मैक्सिमम। अगला क्या है भाई? हर वीक क्या होगा बेटा आपका? टेस्ट होगा वीकली। माइनर कब कब होगा? 21 दिन पर माइनर होगा, आखिरी में मेजर होते हैं। इन सब के लिए आपको क्या करना है? कहाँ है भाई? जो क्वेश्चन लेफ्ट छूटे और इनकरेक्ट हुए उनका सॉल्यूशन लिखना है। हाँ भाई ये बताएगा एरर बुक कैसे बनाते हैं भाई, लास्ट में बताएगा ये। बता भाई एरर बुक कैसे बनाते हैं? क्या लिखते हैं? एक बार रुक, माइक की आवाज तेज करने दे मेरे को। बता भाई, पहले ये बता, तो सीखा कहां से? ये बता, खुद से ही है? बता भाई कैसे बनाते हैं भाई? हाँ, और उससे क्या होगा? किसको समझेगा? तुझे तो समझा ही हुआ है ना भाई। सुनो, तुम जो, हाँ बेटा, तुम ये जो लिख रहे हो ना कि मेरे इतने छूट गए, इतने मेरे से गलत हो गए, इतने मेरे हो गए, इतने मेरे नंबर आ गए, ये बेटा ये समझाना किसको है? टीचर को समझाना है तुझे, इसके लिए लिख रहा है। तेरे को तो पता ही है ना कितने गलत हुए हैं, पर तू मेरे सामने आएगा, ये ऐसे पूरा पेज खोल दे, वो पेपर ले आएगा, सर ये देखो मेरा ये ठीक हो गया सर, ये गलत हो गया सर, फिर 2 छोड़ दिए सर, तो मैं क्या बोलूंगा 1 मिनट बाद? भाई तू सीधा सीधा बता देना यार कि इसमें हुआ क्या है तेरे साथ। तो वो काम किसके लिए बेटा? टीचर को समझाने के लिए। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी पता है क्या है? देखो टीचर समझे ना समझे उससे कोई थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, मेन है कि तुम्हें समझ में आना चाहिए बेटा। टीचर को समझा के तुम क्या कर लोगे? टीचर ही समझ रहा है, तुम तो समझ ही नहीं दे। सुनो, इंपॉर्टेंट पता है क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जो क्वेश्चंस गलत किए उनका आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि आपको वो 1-2 बार और करने हैं। समझ में आई बात? सॉल्यूशन लिखना ही लिखना है। मुझे बताओ कितने बच्चे एरर बुक बना रहे हैं भाई? जो बच्चे नहीं, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, बहुत लोग बना रहे, साल भर बनानी पहली बात तो। और जो बच्चे नहीं बना रहे ना बेटा, आप सॉल्यूशन भी लिखोगे ना तो भी अपना काम चल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है? ये नहीं कि सर जब कर रहे थे तो इतना कर रहे थे और नहीं कर रहे थे तो बंद ही कर दिया एकदम, ये नहीं करना। क्या लिखना है आपको? एटलीस्ट सॉल्यूशन लिखना है जो क्वेश्चन नहीं बने, और क्वेश्चन लिखना है फिर सॉल्यूशन लिखना है, क्योंकि बाद में पेपर मिलेगा ही नहीं आपको। तो सिर्फ सॉल्यूशन का क्या करोगे? पता ही नहीं किसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन भी लिखो, सॉल्यूशन लिखो, 1 मिनट लगता है क्वेश्चन लिखने में। हाँ भाई, चैप्टर खत्म होते तक पूरे भाई ज्यादा हो गया यार, ये पकड़ो। हो गया ठीक है भाई, यहां तक कर लो, क्वेश्चन लिखते हैं भाई। मिल गया मुझे, लेसन मिल गया, लेसन। एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। लिखो भाई, लिखो। अ बॉडी इज थ्रोन। समझ गया बेटा, मैं समझ गया। बहुत पका लिया सर आपने। चलो, अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली। अरे क्वेश्चन लिखो बेटा। अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली with velocity क्या हो गया? Body is thrown horizontally with velocity root 2 gh from the with velocity root 2 gh from the top of a tower
from the top of a tower of height h, from the top of a tower of height h, full stop. It strikes the level ground, it strikes the level ground from the, it strikes the level ground from the foot of tower, from the foot of tower at a distance x, at a distance x from the tower. Find the value of x, find the value of x. चलिए डायग्राम बनाइए और आंसर बताइए, 2 मिनट का समय। हाँ नहीं, एच के टर्म्स में, हाँ एच के टर्म्स में आंसर करना है। लीजिए बेटा, टाइम लीजिए आराम से। और जो आज नए बच्चे आए बेटा, आप मुझसे एक बार आज मिल लेना क्लास के बाद एक बार। डायग्राम बना लीजिए। हाइट एच से मैंने ऑब्जेक्ट को सीधा फेंक दिया, कितने से? √2gh से। तो आपको बताना है कितनी दूर जाकर के गिरेगा, वो है x। ये है हमारी रेंज, x की वैल्यू बतानी है 2h। तो बताइए बेटा, रेंज होती है x में, और रेंज का फॉर्मूला सर हमने कर लिया था, वो आया था ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ux कितना है? ux तो पूरा √2gh ux ही है, 2gh। टाइम बताइए बेटा, टाइम कहां से निकालते हैं? y से। और टाइम क्या था? √2h/g। टाइम कितना था? √2h/g, क्योंकि y के अंदर बेटा इसका uy 0 है। uy कितना है इसका? 0। और ay कितना है इसका? -g। तो ये तो है किसी बॉडी को हमने ड्रॉप किया है, तो वो कितने समय में गिरती है बेटा h नीचे? क्या इक्वेशन बन रही थी? s बराबर -h, u इज 0, हाफ -g t²। यहां से t बराबर कितना आ जा रहा है? 2h/g एंड देन उसका रूट, यहां पुट कर दीजिए √2h/g। तो रूट के अंदर बेटा g खत्म हो गया, 2 का रूट क्या आ जाएगा बाहर? 2, और h का रूट आ जाएगा h। तो ये x बराबर कितना हो गया मेरे पास? 2h। सही है? कितने लोग कर पाए बताइए 2h? सही है, सही है, सही है। बाकी लोग? सिंपल है बेटा ये। अच्छा, एक क्वेश्चन ये वाला करेंगे, टेढ़े फेंकने वाला करें, है ना? तो उसमें क्या करेंगे अपन बताइए? अब y के अंदर वो ऊपर फेंका गया है किसी हाइट से, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम क्या करेंगे? ये वाले मोशन का टाइम निकालेंगे। ये वाले मोशन का टाइम कैसे निकालेंगे? यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट लेंगे, s बराबर ut हाफ t² लगाएंगे, टाइम में क्वाड्रेटिक बनेगी, उसका आंसर निकालेंगे। सही है? चलिए करते हैं, लिख लीजिए पहले से।
ये डायग्राम बनाइए नेक्स्ट के लिए। अब हमने किसी ऑब्जेक्ट को बेटा कितना फेंका है, टेढ़ा फेंका है 50 मीटर पर सेकंड से, 80 मीटर की हाइट से टेढ़ा फेंका है। अभी तक हमने क्या सीखा था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हम सीधा फेंक रहे थे सिर्फ। आपको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। बताओ लॉजिक बनाने की सोच रहे हो तुम लोग या अपन मिलके करें इस क्वेश्चन को? सोच रहे हो क्या करना चाहिए? u को बेटा तोड़ना चाहिए ux और uy में, ux होगा और ये uy होगा। अब y में अलग सॉल्व कीजिए, y से टाइम आएगा, x से रेंज आएगी। करिए चलो ट्राई। रफ में सॉल्व करने हैं आपको क्लास के क्वेश्चंस। चलिए देख ले बेटा, ux कितना हो जाएगा 50 cos 37 है ना, x कंपोनेंट कितना हो जाएगा, थीटा x के साथ बन रहा है, तो x के डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी कितनी, 50 cos 37। cos 37 4/5 होता है तो ये हो जाएगा 40। uy हो जाएगा आपका 50 का sin 37, sin 37 3/5, 5 कटेगा 10 बचेगा और ये आगे 30 मीटर पर सेकेंड। चलिए बेटा y में क्या हो रहा है, इन y व्हाट इज हैपनिंग, y में सर 80 मीटर से मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहा हूं, कितने से फेंक रहा हूं, 30 से, तो यूं जाएगा बेटा, एक पॉइंट पे रुकेगा और फिर नीचे आ जाएगा। सही है, तो हम टाइम निकाल लेंगे। टाइम के लिए आप मुझे बताइए बेटा क्या क्या तरीके हो सकते हैं। देखो एक तरीका है कि कई बच्चे क्या करते हैं, इसको यहां से यहां तक ले लेते हैं और वो इसे 2u/g बोल लेते हैं। इसे कितना बोल लेते हैं, 2u/g, है ना। इसको ग्राउंड मान लेते हैं, ग्राउंड से हमने 30 से फेंका है, तो दोबारा इस पॉइंट पे आने में दोबारा इस पॉइंट पे आने में कितना टाइम लगेगा, 2u/g। फिर ये वाला टाइम अलग से निकालेंगे और फिर उसे जोड़ेंगे। तो मुझे बताओ बेटा, आप यहां से यहां वाला समय कैसे निकालोगे? अगर इस तरीके से करें कि ये वाली जर्नी का हमने टाइम निकाल लिया, अब इसका टाइम कैसे निकालोगे, इस वाले का, ये वाले का, बताओ कौन सी इक्वेशन लगाओगे? अच्छा सर, इसकी इनिशियल वेलोसिटी नीचे 30 हो जाएगी, सेम हाइट पर हम सेम स्पीड होती है, तो इसकी ऊपर 30 थी तो नीचे 30। हाँ फिर और ये कैसे निकालोगे, है v स्क्वायर u स्क्वायर 2s, फिर आप यहाँ का v निकालोगे, फिर v इज इक्वल टू u प्लस at लगाओगे। बहुत ही बड़ा तरीका हो गया। या आप s इक्वल टू ut हाफ at स्क्वायर लगाओगे यहाँ से,
तो मैं कह रहा हूं जब एस इक्वल टू यूटी हाफ एटी स्क्वायर एक ही इक्वेशन से काम हो जाए तो बेटा आप इसी को इनिशियल मानो और इसको फाइनल मानो, सब हटा दो बीच का। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू यूटी हाफ एटी स्क्वायर लगा रहे हैं अपन, इनिशियल फाइनल दिखाई दे रहा है आपको? इनिशियल कौन सा है जहां से फेंका, फाइनल कहां है जहां पे गिरा? एस बराबर मेरे हिसाब से -80 होना चाहिए। माइनस क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि हमने ये डिसाइड कर रखा है नीचे वाले को माइनस लेंगे, ऊपर से नीचे आ रहा है ये 80 -80 कितने से फेंका बेटा? यू क्या है +30 टाइम ए हो जाएगा -g टी स्क्वायर। यहां से टी में क्वाड्रेटिक बन रही है और जो आंसर प्लस में होगा वो ले लेंगे, माइनस वाला आंसर इग्नोर कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, उसे डिसमिस कर देंगे क्योंकि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। एक तरीका तो ये है भाई, एक तरीका तो ये है। अच्छा एक तरीका और हो सकता है बेटा, अगर मैं ये वाली हाइट निकाल लूं और यहां पे हो जाएगा v बराबर 0 और फिर इस हाइट को और इस हाइट को जोड़ करके √2h/g लगा दूं यहां से यहां तक। आपको ध्यान है अगर हम 0 से छोड़ते हैं तो h गिरने में कितना समय लगता है? √2h/g। ये हाइट कैसे निकालू सर? u²/2g। u² कितना है बेटा? 30²/2g। कितना हो गया ये? 900/20। कितना हो गया ये? 45। तो बेटा 80 + 45 कितना हो गया? 125। 125 ये वाली हाइट कितनी है? 125। तो ये वाला यहां से यहां का टाइम कितना हो गया? √2h/g। 2 × 125/g कितना हो गया ये? 5 सेकेंड्स। और ये वाला टाइम मैं निकाल लेता हूं u/g करके 3 सेकेंड। तो 3 और 5 कितना हो गया? 8 सेकेंड। बोलो यार या कौन सा तरीका है? क्वाड्रेटिक सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते, देखा आ रहे हैं कि 8 सेकेंड। करें बेटा ऐसे, g की वैल्यू 10 पुट कर दो यहां पर, तो ये 5 हो जाएगा। +5 करने के चक्कर में इधर ले आओ इसे, 5t² -30t -80 = 0। 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 5 16 8 2 16 कर लो इसमें, -80 + 2t। बेटा t के रूट क्या क्या आएंगे यहाँ पे? t -8 और t + 2। t की वैल्यू क्या क्या आएगी? 8 और -2। -2 को हम क्या करेंगे? डिसमिस कर देंगे, माइनस में नहीं हो सकता टाइम। टाइम आ गया 8 सेकंड। अब बताओ यार सबसे बढ़िया तरीका तुम्हें कौन सा लगा? क्योंकि ये कहीं ना कहीं लगाना पड़ सकता है तुम्हें, मोशन अंडर ग्रेविटी में भी हो सकता है। ये मोशन अंडर ग्रेविटी में वाला क्वेश्चन होता है, बैलून किसी स्टोन को लेके जा रहा है, फिर बैलून से हमने उसे छोड़ दिया, छोड़ा है तो एक्चुअली तो फेंका है ना उसे ऊपर, फिर वो स्टोन ऊपर जाकर के नीचे आएगा, तो उसमें भी टाइम ऐसे ही लगाना पड़ता है। बताइए कौन सा तरीका बढ़िया लगा? क्वाड्रेटिक इज सेफेस्ट, ठीक है। या यहां से यहां तक का समय निकालो, उसके लिए हाइट चाहिए होगी, यहां से यहां तक का समय, यहां से यहां तक का समय u/g से आ जाता है, ये वाला समय √2h/g से आ जाता है। दोनों को ऐड कर लो, हाँ जो भी है, मतलब ठीक है, ये सही है, बढ़िया। टाइम कितना हो गया? रेंज बेटा बताओ, रेंज हो जाएगा ux × टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों, क्या हो गया? 18 क्यों होगा भाई? सॉरी 14 क्यों होगा? कहां से ले आया यार तू 14? ux कितना है बताओ? 40 और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है मेरे पास? 8। तो हो गया 8 4 जा 32। 14 कहीं से नहीं आ रहा है, ऊपर जाने वाला क्या? हाँ 3 सेकंड है। कौन सा ऊपर जाने वाला? ये वाला क्या? यहां से यहां तक 3 सेकंड है और यहां से यहां तक 5 सेकंड है, 8 ही हुआ तब भी। क्वाड्रेटिक से करो चाहे ऐसे करो, 8 ही आ रहा है। कितने लोगों का आया बताइए बेटा ये रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट? सही है, नए लोगों से भी बनना चाहिए, जिन्हें ये बात नहीं आती, आपको ये करना आना चाहिए। हाँ इस साइड लिखें, ठीक है।
कोशिश करते हैं। इस बोर्ड के इधर लिखूं ना, आपको रिफ्लेक्शन लग रहा होगा, रिफ्लेक्शन ही हो रहा होगा ना। नहीं नहीं, समझ गया। ये कर ले, ये कर ले। रिकॉर्डिंग उधर हो जाएगी क्या? नहीं करते। दिख रहा है क्या? अरे तुम्हें समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। लाइनें वाइनें तो चलती रहेंगी यार। हाँ बोल ना बेटा, बोल। हाँ ये हुई ना हिम्मत यार। हाँ यार, डरना किस बात का? देखो आपने इसको टेढ़ा फेंका, सही है, तो आपने इसे एक्स में भी फेंका। सभी लोग सुनो ध्यान से, अब सुन रहे थे बेटा। आपने इसे टेढ़ा फेंका तो आपने इसको एक्स में भी फेंका और वाई में भी फेंका। अब आपको क्या समझना है, एक्स को अलग पढ़ेंगे, वाई को अलग पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, ऐसे टेबल बना लेनी है। आपको एक्स की टेबल अलग बनानी है और वाई का अलग हिसाब लिखना है। तो अब आप मुझे बताओ, जब आपने इसको 50 से टेढ़ा फेंका तो एक्स में कितने से फेंका और वाई में कितने से फेंका, उसके लिए हम कंपोनेंट करेंगे। तो आप देखोगे थीटा कौन सा पता है, अगर थीटा ये वाला पता है तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा कॉस थीटा। तो मैं यूएक्स लिख देता हूं। देख मुझे क्या क्या भरने, देख मैं बेसिकली बताऊं। यूएक्स पता होना चाहिए, यूआई पता होना चाहिए, एएक्स पता होना चाहिए, एवाई पता होना चाहिए। एएक्स तो देख जीरो है, क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा। एवाई है माइनस जी, नीचे की और जी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब यूएक्स यूआई के लिए कंपोनेंट कर लेता हूं। ये कितना हो जाएगा, 50 cos 37 और ये 50 sin 37। सही है। अब देख तू इसे अलग अलग सोच। वाई में क्या हो रहा है, वाई में तू इसे ऊपर फेंक रहा है, कितनी हाइट से? 80 मीटर की हाइट से। कितने से फेंक रहा है वो अपन निकाल चुके हैं, कितना है वो, 30। बताओ अब क्या होगा इसका, वाई में सोचना है सर, क्या होगा? सर ये ऊपर जाएगा, रिटार्ड होगा, करते 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 एक पॉइंट पर भी जीरो हो जाएगा और फिर ये नीचे गिर जाएगा ऐसे। सही है ना? तो टाइम को हम हमेशा वाई से कैलकुलेट करते हैं। टाइम किधर से निकालते हैं, वाई एक्सिस से। क्यों निकालते हैं बताओ भाई, टाइम को वाई एक्सिस से क्यों निकालते हैं, एक्स से क्यों नहीं निकालते? क्योंकि एक्स में तो बेटा उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। वो तो ये कह रहा है मैं इसी से ही चलता रहूंगा, मैं तो 40 से चलूंगा, जिंदगी भर चलूंगा मैं तो। पर फिर वो रुकता क्यों है? क्योंकि वाई में उसका मोशन खत्म हो जाता है। क्योंकि वाई में कौन है बेटा, ग्राउंड, ग्राउंड से बढ़ जाता है, कहानी खत्म। सही है। अब बताओ यार, यहां से यहां तक का समय मेरे को निकालना है, उसके लिए मैंने क्या इक्वेशन लगाई, उसके लिए इतना डिस्कशन हुआ अपना, वो आई के बाद समझ में कैसे? ये इनिशियल है ना यार। मान ले मैं एक हाइट पर खड़ा हूं ना अभी, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहां से ऐसे फेंकता हूं, बाहर खड़े होके ऐसे फेंकता हूं, कहां जाएगा वो ऑब्जेक्ट? ऊपर जाकर के फिर नीचे जाएगा। अगर मैं इनिशियल हूं और फाइनल पोजीशन है नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बता। अभी अपन ने देखा था कि इनिशियल से फाइनल की ओर है, तो ये वेक्टर किधर जा रहा है, नीचे की ओर, मतलब माइनस। तो मैं s बराबर यूटी हाफ एटी स्क्वायर को भर रहा हूं विद वेक्टर साइन। बताओ यार डिस्प्लेसमेंट क्या, -80 हो गया। पूरे मोशन का देखो ना तुम, ये इनिशियल और ऊपर जाकर के फिर नीचे भी आ गया हो, तो कितना हो गया, -80। यू क्या होती है, यू इज कॉल्ड इनिशियल। इनिशियल मतलब कितने से फेंका, तो बेटा ऊपर फेंका ना 30 से, तो +30। टाइम को टी लिख दिया, हाफ का हाफ ही है। ए को क्या लूंगा बता, क्योंकि नीचे वाला माइनस ले रहा हूं, माइनस जी टी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे टी में क्वाड्रेटिक बन गई, टी में क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, तो टाइम आ गया। अब ये टाइम आ गया, अब इसके बाद मैंने देखा यार एक्स में क्या कर रहा है, एक्स का अलग बना लेते हैं। एक्स में कह रहा है मुझे तो आगे जाना है 40 से, मुझे आगे जाना है 40 से। इन दोनों मोशंस को जब मैंने मिलाया तो क्या दिखाई दे रहा है मुझे, ऐसा। तो एक्स में कितना चल लिया बता, ये 40 से चलेगा कितनी देर के लिए, जितनी देर में बढ़ जाएगा ये। तो एस बराबर, एक्स में लगा रहा हूं मैं क्या, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बता यार ए तो जीरो है एक्स में हमेशा, ये टर्म क्या हो गया, जीरो। तो एस बराबर क्या लगेगा, यूटी। यू कितना है बेटा यहाँ पे 40, और टाइम कितना दिया हमने चलने को, 8 सेकंड, जो वहां से आया 320 चला एक्स में आगे। एक्स में कितना आगे बढ़ा उसको रेंज बोलते हैं। सही है क्या, बोलो यार।
कई बच्चे इसको ऐसे भी सोचते हैं, सर देखो ये ऐसे जाएगा ना, देखो सर ये वाला तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन हो गया है ना, फिर ये आगे कुछ और, क्योंकि यहाँ ग्राउंड मिला नहीं ना उसे, इसलिए एक्स में तो वो चलना ही चाहता था, तो और टाइम मिल गया उसे आगे बढ़ने के लिए, तो और थोड़ा आगे खिसक गया। पर इन सब में क्यों जाना है हमें, हमें तो इसी को तरीके से सोचना है। बोलो ठीक है, अभी लिख लिया तुमने। अब बेटा नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। मैंने जब ग्राफ स्टार्ट किया था तो एक बात बोली थी कि ग्राफ का मतलब ये नहीं है कि वो पार्टिकल ग्राफ के ऊपर ही चल रहा है, पर यहां ग्राफ का मतलब वही होगा। क्वेश्चन को दोबारा बनाने से बेटा क्लैरिटी आती है, ये मान के चलो। तो जब तुम इसे घर पे जाकर के दोबारा बनाओगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। मतलब समझो अभी अगर 30% आई है ना, तो तब 80% तक आ जाएगी, इतना फर्क पड़ेगा। दूसरी बार में बहुत अच्छा लगता है। तो आएगा आपका क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है बेटा, पाथ, रास्ता, जिस रास्ते से जा रहा है उसी की इक्वेशन बताओ। तो सर हमने लेटेस्ट से ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन कर रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा। आप यहां से फेंक रहे हो, ये क्या आपके एक्स एक्सिस, ये क्या आपका वाई एक्सिस, और आपने यूं फेंका, और बेटा ये इसका रास्ता है, इसी की इक्वेशन बताओ क्या होगी। तो आपको इसी का ग्राफ बनाना है, मतलब ग्राफ पर ही पार्टिकल चल रहा है इस बार। ग्राफ किसका है, ग्राफ किसका है, इसकी इक्वेशन का। इसकी इक्वेशन किसकी लिखनी है, इक्वेशन किसकी लिखनी है सर, पाथ की, रास्ते की। रास्ता कैसा है सर, रास्ता ऐसा है, और इसी की इक्वेशन लिखनी है। तो ग्राफ किसका हो गया बेटा, उसके रास्ते का ही हो गया ना यार। या आप ऐसा सोचो, मैंने किसी पार्टिकल को ऐसे फेंका और इस पर मैं ना कुछ ऐसा इंक लगा दूं जो कि ऐसा छूटती जा रही है, तो हवा में जो चीज बनेगी ना, उसका ग्राफ बनाना है हमें, वही ग्राफ बनाना है हमें, उसी का रास्ता बनाना है, उसकी इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन मतलब उसका एक्स और वाई कैसे बदल रहा है ये जानना है मुझे। सही है क्या। अब यार वो नहीं बनाते जैसे वो अपना प्लेन से बनाते हैं, जेट प्लेन से बनाते हैं, दिखाते हैं ना यार वो एरोबेटिक्स, है ना, हवा के अंदर वो कलर छोड़ते चलते हैं। तो तुम ये समझो ये पार्टिकल कलर छोड़ता चल रहा है, ये पार्टिकल क्या कर रहा है, कलर छोड़ता चल रहा है। तो ये पार्टिकल जब यूं जा रहा है, पार्टिकल तो यूं गिर गया, तो ये जो रास्ता बना ये हो गया उसका रास्ता, जिसको बोलते हैं अपन क्या, ट्रेजेक्ट्री। इसी की इक्वेशन जाननी। इक्वेशन का मतलब क्या, इसके एक्स और वाई कैसे बदल रहे हैं। सही है। तो मैंने बोला ठीक है यार करते हैं इसके एक्स और वाई का रिलेशन। बताइए बेटा, आपने यू से फेंका था, आपने कितने से फेंका, यू से। इसके दो कंपोनेंट हो गए, यू एक्स, अच्छा ये थीटा ले लेते हैं, यू एक्स कितना हो गया, यू वाई कितना हो गया, यू साइन थीटा। चलो यार मुझे बताओ बेटा, किसी समय t पर, एट t इक्वल्स टू t, इसका कुछ x कॉमा वाई होगा कि नहीं होगा, बताओ बताओ यार। x कॉमा वाई कैसे निकला होगा बेटा, हम बोलेंगे ये है हमारा ओरिजिन, और ओरिजिन से ये x में आगे बढ़ा है x के बराबर, और y में आगे बढ़ा है y के बराबर, तो ये x कॉमा वाई पर आ गया। तो मैं ये मान के चल रहा हूं एट t इज इक्वल्स टू t, वो x में चला है x के बराबर और y में चला y के बराबर। तो सर x की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो सर मैं, ये रहा x ये रहा y, तो मैं लिख देता हूं क्या, क्या हो गया, यू वाई कितना हो गया, अरे तो बेटा जब लिख रहा था तब बोलते ना, अब आधा बना दिया मैंने, अब आप बोल रहे, आप भी अलग मजे ले रहे हो यार। अरे अब हो रहा है डिस्टर्ब, अब दिख रहा है क्या, दिख रहा है, दिख रहा है, देखो से। अरे अगली बार बना लूंगा ना, अभी देखो ना। हाँ अगली बार मेरे को तभी याद दिलाना, आदत डालनी पड़ेगी। सुनो बेटा, सुनो सुनो सुनो, ए एक्स वही 0 है और ए वाई वही घिसा पिटा माइनस जी है। बताओ यार, एस इज इक्वल टू यूटी लिख दूंगा यहां पर, एस इन एक्स इज इक्वल टू यूटी। एस इन एक्स डिस्प्लेसमेंट एक्स में कितना हुआ टी टाइम पर, बोलो एक्स के बराबर हुआ है। बोलो यार इस पॉइंट पर हूं ना मैं, तो क्या लिख दूं बेटा, एस एक्स को लिख देता हूं एक्स, यू एक्स को क्या लिख दूं, यहां पर यू एक्स आएगा, यू एक्स क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा इनटू टाइम टी। बोलो
इस जनरल टाइम टी पर चल रहा हूं मैं। बताइए बेटा, y के अंदर लिखना है मुझे एस वाई यू वाई टी है, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए वाई टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट इन y इज y, ui इज u साइन थीटा इंटू कितना समय, t समय, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब मुझे किस में रिलेशन निकालना है, मुझे x और y में रिलेशन निकालना है। मुझे बताओ यार, ग्राफ का मतलब यही तो होता है, y और x में रिलेशन। y इज अ फंक्शन ऑफ x, याद आ रहा है आपको, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो x और y में तो रिलेशन है जी, इसी को तो ग्राफ बोलते हैं। अब बेटा मेरे को बताओ, x और y में रिलेशन निकालना है, मुझे यहां खराब लग रहा है t नहीं होना चाहिए, t, क्योंकि मुझे रिलेशन निकालना है x और y में। t इज वेरिएबल ना, कौन कौन वेरिएबल है यहाँ, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, t एक वेरिएबल है, थीटा तो कांस्टेंट है। तो मैं t को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो t को एलिमिनेट करने के लिए यहां से t की वैल्यू निकालो, क्या आ रही है। अब यहां आ रहा हूं, अब मैं यहां लिखूंगा फिर दिखेगा क्या आपको। चलो यहां आ जाते हैं, t बराबर कितना हो जा रहा है बोलो, एक्स वाई, बोलो यार। मैंने t की वैल्यू कहां से निकाल ली, वहां से निकाल ली, और उसे अब y वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूं। y में क्या था बताओ, u साइन थीटा इंटू टी, टी की जगह क्या लिख देता हूं, एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं मैं, टी को एलिमिनेट कर दिया मैंने, हटा दिया, उसकी वैल्यू निकाल करके यहां पुट कर रहा हूं, माइनस हाफ जी टी कितना बेटा का स्क्वायर। चलिए अब बेटा सिर्फ एक्स और वाई रह गए ना, ये इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास, कितना आ गया बताओ, एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे बताओ यार, सभी लोगों ने पैराबोला पढ़ लिया है अभी, सभी लोगों को पढ़ा दिया है। मुझे बताओ क्या ये किसकी इक्वेशन लग रही है तुम्हें, ये इसकी ग्राफ की कैसी शेप बननी चाहिए, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, सर्कल, क्या बनना चाहिए बताओ, पैराबोला। क्यों, क्योंकि y की मैक्सिमम पावर 1 है और x की मैक्सिमम पावर 2 है। अच्छा, किस एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक होना चाहिए, सर y एक्सिस के अबाउट होना चाहिए, बट ये कंप्लीटली y के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा यहां पर ये वाला टर्म भी आ गया, यहां पर ये वाला टर्म भी आ गया, x की पावर 1 वाला टर्म भी आ गया। चलो आगे तो थोड़ा खिसक जाएगा, पर रहेगा y के अबाउट ही सिमेट्रिक, थोड़ा खिसक गया इधर उधर, बट रहेगा y के अबाउट ही। अच्छा, अब ये माइनस y में खुलेगा या प्लस y में, देखो बेटा एक्स स्क्वायर की टर्म क्या आगे क्या आ रहा है, माइनस, मतलब ये माइनस में खुलेगा। इसका मतलब ये जो शेप है बेटा, ये है पैराबोला। देखो अब आपको दिखाई दे रहा है वो पैराबोला है, ये वाला शेप कैसा दिखाई दे रहा है आपको। ये इस y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक क्यों नहीं है बताओ, क्योंकि इसमें x का टर्म आ गया इसलिए इधर खिसक गया, और देखो नीचे की तरफ खुल रहा है ये, सही है क्या। तो हमने ये प्रूव कर दिया, ये जो पाथ लेता है, जो इसकी ट्रेजेक्ट्री होती है, जो रास्ता होता है, वो किस शेप का है, पैराबोला शेप का है। तो बेटा ये इक्वेशन हमें किस काम आती है बताओ, x और y को रिलेट करने में, सही है। बोलो यार, कोई मुझे ये बताएगा अगर आप समझे तो, बताइए y बराबर 0 के लिए x क्या क्या आएगा, इक्वेशन मत देखो तुम अगर x और y समझे, ग्राफ का मीनिंग समझे, तो बताओ y बराबर 0 के लिए x क्या आएगा। सर जब y बराबर 0 है तो कौन कौन से पॉइंट्स है बेटा, एक तो ये और एक ये, x यहां पर है 0 और x यहां पर है रेंज के बराबर। अगर आप y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएंगी, 2, कौन कौन सी, x बराबर 0 एंड x बराबर रेंज। तो बेटा इसका एक और फॉर्म बनता है जो कि हम रेंज के टर्म्स में निकालते हैं, तो आप उसको देख लीजिए, उसको कैसे सोचते हैं मैं बताता हूं। x tan थीटा कॉमन लेते हैं हम, ब्रैकेट में आता है 1 माइनस एक्स बाय आर, 1 माइनस एक्स बाय आर। कई बार हमें रेंज के टर्म्स में आंसर निकालना होता है, रेंज के टर्म्स में क्वेश्चन दिया होता है, तो ये फॉर्म लगाना सुटेबल होता है। अब कोई बोलेगा सर ये इधर से इधर कैसे आए, आप उल्टा सोचो, आप यहां से यहां जा सकते हो क्या, देखना एक बार, यहां से यहां जा सकते हैं बेटा, रेंज का फॉर्मूला बोलना, उल्टा चल रहे हैं ना अपन, रेंज का फॉर्मूला बोलो सर, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, बोलो यार। अगर बेटा आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, देखो
करो इसको मल्टीप्लाई एक्स tan थीटा को, तो यहां आ गया एक्स tan थीटा माइनस एक्स जी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये जी tan थीटा अपॉन 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। बताओ यार tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन कट गया। देखो बेटा अभी जी एक्स स्क्वायर हो गया 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब यहां से यहां आया जा सकता है। तो मुझे ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, डायरेक्ट तो दोनों ही याद करने हैं, उसका डेरिवेशन मैंने बताया। और इसमें बेटा अगर एक्स tan थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये फॉर्म में बदल जाएगा। यहाँ पर आर क्या है, यहाँ पर रेंज। सही है, कब कौन सा लगाना है ये क्वेश्चन को देख के समझ में आएगा आपको। अगर रेंज के टर्म्स में सोचना है तो फिर ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, और जनरल कोई क्वेश्चन है तो फिर ऐसा सोचेंगे। सही है, चलो लिख लो इसे। आप डायरेक्ट भी लिखेंगे ये इक्वेशन तो चलेगा, है ना, इतने बड़े डेरिवेशन की जरूरत नहीं है आपको, समझाने वाली बात है, प्लस समझने वाली बात है आपके। माइनस 8 आएगा, वो हटेगा, प्लस 2 वाला। बेटा आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के हो तो सारे सबके मटेरियल बढ़िया है, आपको इस डिबेट में नहीं जाना कि कौन बढ़िया है, आपको बस ये जानना भाई मुझे डॉक्टर बनना है, सब बढ़िया है। सही है, सब बढ़िया है, जो आपका सिलेक्शन करा दे तो सब बढ़िया है, और जो नहीं कराए तो सब बेकार है। सही है ना, इसलिए सर वो इंस्टीट्यूट का था मेरे पास, बेटा वो उस समय रेलेवेंट था, अब आप जहां पर हो उसके हिसाब से चलो, मिक्स मत करो। दिक्कत कब आती है, जब हम दो चीजों को मिक्स कर देते हैं। अलग अलग चलो सब बढ़िया है, अब तुम एक ही बीमारी के लिए 4 डॉक्टर को दिखा दो, ठीक है, और चारों की दवाई खाओ, क्या होगा,
फिर एक नई बीमारी आ जाएगी, उसका कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो एक को दिखाओ, एक पे चलो। यानी कि एक गोली उसकी खाली, एक इसकी खाली, एक इसकी खाली। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। लिखे? पता है 50% बच्चों ने लिख लिया है और 50% बच्चों ने नहीं लिखा है। तो आपको कहीं बीच में रहना है या पहले वाले 50% बनना है? समझा? तुम आराम से हाँ चलो ठीक है यार लिख लेते हैं, तो समझ में भी कम आएगा। तुम आराम से बैठे रहोगे तो समझ में कम आएगा, पता है तुम्हें। तुम थोड़ा एक्टिव रहो तो समझ में भी जल्दी आएगा। लिखो, जो लिख जल्दी रहा है ना उसको समझ में भी जल्दी आ रहा है। सही बात है ना भाई ये? और जो कह रहा है हाँ ठीक है चलने दो यार, डेरिवेशन करा भी लिख लेंगे, क्या हो गया, बस खत्म कहानी। क्वेश्चन लिखो अब, फिर लिखते रहना ये। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट सॉरी द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y equals to 16x minus 5x square by 4, 16x minus 5x square by 4. Find the angle of projection theta and horizontal range सही है? चलो 1 मिनट है। tan इनवर्स 16 सही है, क्योंकि वैल्यू ऐसी है तो इन्वर्स करके आंसर कर देंगे, है ना। 16 का तो हमें क्या पता कितना एंगल के लिए होता है, tan इनवर्स 16। रेंज के लिए बेटा क्या करें, अगर आपको ना किसी भी इक्वेशन को बेटा इस फॉर्म में बदलना है तो यहां 1 बनाओ। क्या पकड़ लो ये सर, यहां 1 बनना चाहिए। 1 बनाओगे तो अपने आप उस फॉर्म में आ जाएगा। 1 बनाने के लिए पहला टर्म पूरा कॉमन लेना पड़ेगा। कितना हो गया, 16x कॉमन ले लो, 1 आ गया। अब बेटा यहां पर तो 16x नहीं था तो डिवाइड बाय 16x कर दो। समझ में आया क्या? 16x कॉमन लिया है तो डिवाइड बाय 16x कर दो यहां पर। ये देखो कितना हो जाएगा ये। अच्छा यहां से tan थीटा निकाल लूं। x का जो मल्टीप्लाई होता है बेटा वो कौन होता है, tan थीटा। tan थीटा कितना हो गया 16, थीटा कितना हो गया tan इनवर्स 16। कंपेयर करनी है इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन। x बाय r, बेटा ये x कट गया, क्या बचा यहां पर 1 माइनस 5x बाय 16 इंटू 4 इज 64। अब सर इसे कंपेयर करूं 1 माइनस एक्स बाय आर से, 1 माइनस एक्स बाय आर से, तो आर क्या है 64 बाय 5, 64 बाय 5 मीटर। सही है क्या? x के जो नीचे लिखा है वो पूरा r है, x के नीचे कौन लिखा है 64 लिखा है, 64 बाय 5 लिखा है। हाँ x अकेला होना चाहिए बेटा, या 5 नहीं होना चाहिए, तो नीचे दिखा देंगे इस 5 को। सही है क्या?
हाँ, y को 0 पुट कर देंगे सर, तो जो x की वैल्यू आएगी वो रेंज ही आएगी। सही है, ये तरीका भी बिल्कुल सही है। y को 0 पुट कर दो आप, ये हो ही रहा है ना वैसे भी। y को 0 पुट करोगे बेटा तो आप क्या बोलना चाह रहे हो? इफ दिस इज 0 देन इधर दिस 0 और दिस 0। तो ये 0 के लिए x बराबर 0 आ जाएगा, हमें पता है एक कोऑर्डिनेट वो भी है जहां से फेंका हमने, वो भी तो 0 ही था, x बराबर 0 y 0। और इसको 0 करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बाई आर इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू एक्स बाई आर, तो x बराबर, उससे भी सेम आंसर आएगा। है ना? तो रेंज निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका और, पुट y इक्वल्स टू 0। तो दो आंसर्स आएंगे, एक x बराबर 0 एंड x बराबर रेंज, रेंज बता देंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, a hose pipe, HOSE, a hose pipe lying on the ground, shoots a stream of water, upward at an angle of, upward at the angle of 60 degree to the horizontal। सही है? The speed of water is 20 meter per second when it leaves the pipe, full stop. It will strike a wall 10 meter away, at a height of, dash। क्वेश्चन रिपीट करूं, बोलो क्या? हाँ सुनो दोबारा। A hose pipe lying on ground shoots a stream of water upward at an angle of 60 degree to the horizontal। The speed of water is 20 meter per second। समझे ना? ऐसे क्वेश्चन में क्या लगाना चाहिए हमें, इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री, क्योंकि हमें x गिवन है और y निकालना है। 20 मीटर पर सेकेंड as it leaves the pipe, it will strike a wall, full stop, it will strike a wall 10 meter away at a height of, चलो डायग्राम बना लो फटाफट। हम्म, 10√3 माइनस समथिंग आएगा, ठीक है। नहीं परफेक्ट नहीं है, जिस भी फॉर्म में आ रहा है अपन वही चेक करेंगे।
नहीं, √3 रहेगा। देख लेते हैं बेटा। आपने कितने से जा रहा है पानी जब लीव कर रहा है? बेटा सुनो, इसको ऐसे जाना था, पर बीच में कौन आ गई बेटा? दीवार। कौन आ गई? दीवार आ गई। जहां से भी आप पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है उसे ओरिजिन लीजिए हमेशा। ये है y, ये है x। तो दीवार कितनी दूरी पर आई? मतलब x बराबर कितना है बेटा? 10 मीटर। अगर आपको x बराबर 10 मिनट पे हाइट पता चल जाए, y पता चल जाए, तो वही तो हाइट होगी। बताओ यार, मतलब आपको x बराबर 10 मीटर पे y की वैल्यू निकालनी है, वो हाइट होगी जो इस पे यहां पर पानी भिड़ेगा। x कितना हो गया इसका? 10, और y कितना हो गया? h। मतलब मेरे को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज करनी है और उसमें x की वैल्यू 10 पुट करनी है। चलिए बेटा करिए। इक्वेशन क्या है हमारे पास? जनरल इक्वेशन लगाओ। x tan थीटा माइनस gx² बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये याद करना भैया फॉर्मूला। y मुझे निकालना, y क्या है बेटा? h। जिस समय x, यही तो होता है ना, ग्राफ की इक्वेशन पता होती है तो हम एक की वैल्यू पुट करके दूसरे की निकाल सकते हैं। x कितना है? 10 tan 60 माइनस g कितना है? 10। x कितना है? 10 का स्क्वायर 2। u कितना है? u है 20 का स्क्वायर cos स्क्वायर 60। बस इसी फॉर्म में रखेंगे अपन इसे। tan 60 कितना होता है? √3 माइनस कितना हो जाएगा बेटा? ये 3 0 लगा दो एक बार। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। cos 60 कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर 1/4। सिंप्लीफाई कर लो इसे एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। दो जीरो इधर काट देता हूं इसके। ये 5 हो गया, तो आंसर आ रहा है बेटा 10√3 माइनस 5। सही है क्या? अगर बेटा आप फुटबॉल को किक करते हो और आपसे पूछा जाए कि ये गोल होगा कि नहीं होगा, तो मान लेते हैं ये गोल पोस्ट है। सही है, ये गोल पोस्ट है, ऐसे है ना, ऐसा मैं साइड व्यू दिखा रहा हूं आपको, और आपने यहां से किक किया बॉल को यूं। अब बताइए गोल होगा कि नहीं होगा, कैसे चेक करेंगे? और आपको ये बताया कि ये गोल कितनी दूर पे, गोल पोस्ट कितनी दूरी पर है, कैसे पता चलेगा? तो आप इसकी इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री में एक्स की वैल्यू ये डाल दो जो भी आपको गिवन है। लेट अस से 20 मीटर गिवन है। अब अगर 20 मीटर दूरी पर जाकर के जो इसका जो y है, अगर वो इसकी हाइट से कम आ जाता है तो बॉल इसके अंदर से गुजरेगी, और अगर y की वैल्यू h से ज्यादा आती है तो बॉल इसके ऊपर से गुजरेगी। अगर बॉल इसके नीचे से गुजरेगी तो गोल हो जाएगा, अगर ऊपर से गुजरेगी तो गोल नहीं होगा। समझ में आया क्या आपको? अगर बेटा x की वैल्यू 20 पुट करने पर अगर y की वैल्यू, y मतलब क्या? हाइट, अगर y की वैल्यू इस हाइट से ज्यादा आती है, इसका मतलब बॉल कहां से गई? x बराबर 20 मीटर पे ऊपर से गई। अगर y की वैल्यू h से कम आती है, इसका मतलब बॉल कहां से जा रही है? नीचे से जा रही है। समझ में आया क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस को सोचने के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का यूज करना है। ओके, कितने लोगों का आंसर आया बताओ ये? बाकी लोग क्या कर रहे हो यार? आप लोग जो लोग नए हैं, 4 5 6 जने, उनको हटा दूंगा। बाकी लोग क्या कर रहे हो यार? करा तुमने? चलिए एक क्वेश्चन और।
द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल near the surface of earth, the trajectory of projectile near the surface of earth is given by y equals to 2x minus 9x स्क्वायर। सही है, ठीक है। तो आपको बेटा बताना है, एक तो थीटा, फाइंड थीटा, ठीक है, एंड यू, फाइंड थीटा एंड यू। सही है, ये 2019 मेंस का क्वेश्चन है। एंड यू इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। पहले वाली यूज करें, है ना, आर का तो कोई लेना देना नहीं यहाँ पे। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो tan इनवर्स में आ रहा है ना बेटा आंसर, ऑप्शन में साइन और कॉस में दे रखा है। तो आप वो ट्रायंगल बना करके उसमें बताएं। और आप यू कितना बता रहे हो? 5/3। यू आएगा 5/3। चलो 1 मिनट और। देखिए बेटा, इसे कंपेयर करो जनरल इक्वेशन से। क्या क्या है हमारे पास? y इज इक्वल टू 2x माइनस 9x स्क्वायर। अच्छा मुझे बताओ, शॉर्ट नोट्स सभी को बनाने होते हैं? शॉर्ट नोट्स बेटा आप साथ साथ बनाइए,
आज का आज ही बना लो या 2 दिन का आप एक बार में बना लो। जब आप चैप्टर के आखिरी में शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना तो आप उसमें सारे फॉर्मूलाज नहीं लिखोगे, आप उसमें क्या लिखोगे, आप वही लिखोगे एकदम जो एकदम बिल्कुल ही स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है। अपने को छोटे छोटे फॉर्मूलाज भी उसके अंदर लिखने हैं, तो वो तभी होगा जब आप नोट से बनाओगे शॉर्ट नोट्स। y इज इक्वल टू बेटा इसे कंपेयर कीजिए 2x माइनस 9x स्क्वायर। तो देखो x वाला टर्म देखो, x से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो होता है tan थीटा। तो बेटा x से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है 2, मतलब tan थीटा की वैल्यू हो गई 2, tan थीटा की वैल्यू हो गई 2। सही है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ बेटा यहाँ जो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ पर क्या है g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और वो यहाँ है 9, मतलब ये दोनों बराबर है। कंपेयर कर लिया, करिए। g का क्या वैल्यू होती है 10 अपॉन 2, u स्क्वायर नहीं पता, cos स्क्वायर थीटा, सर मुझे तो tan थीटा पता है और वो है 9 के बराबर। चलिए बेटा tan थीटा अगर 2 है तो cos थीटा कितना होगा, इसके लिए ट्राइंगल बनाएंगे, इसको बोलेंगे p अपॉन b। ट्राइंगल बनाएंगे, ये है थीटा, परपेंडिकुलर हुआ 2, बेस को लेना पड़ेगा 1, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज से 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज √5। पुट कर दो बेटा ऐसे, cos थीटा कितना आ रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 1 अपॉन √5, यहां पुट कर दो आपके पास u आ जाएगा कितना 10 अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 9। कितना आ जा रहा है, ये 5 और ये भी 5 ऊपर जाएगा 25, u स्क्वायर हो जाएगा 9/25, नहीं 25/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, u बराबर आ जाएगा 25 का 5, 9 का 3, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा, cos थीटा के टर्म्स में आंसर कर दो, थीटा बराबर cos इनवर्स 1/√5, क्योंकि cos के टर्म्स में आंसर दे रखा है, अगर tan में होता तो थीटा हो जाता tan इनवर्स 2। कितने लोग कर पाए बताइए, ठीक है बेटा, नए बच्चे मुझसे मिल लो, आज के लिए इतना ही। होमवर्क आपको करते चलना है डीपीपी का, सही है, साथ साथ कौन सा होमवर्क करना है रोज, डीपीपी। कितने क्वेश्चन कर ले रहे हो तुम डीपीपी के रोज, 10-12 क्वेश्चन करते चलो, सही है ना। आखिरी में मॉड्यूल का कैटेगरी वाइज खत्म कहानी, और नीट पीवाई की